नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर एक बार स्वागत है राहुल और रिद्धि की कहानी के अगले पार्ट में। पिछली बार आपने सुना कि मामा मामी रमन और रेनू को लेके अंदर बातचीत करने गए थे और जब बातचीत में रमन और रेनू को मामा मामी और नानी का निर्णय मालूम हुआ तो वो बोले कि आपने जो भी निर्णय लिया है वो ज़रूर परिवार के हित में ही लिया होगा, तो आप ये हमसे पूछकर हमें शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं। जैसा भी आप चाहें हम उसके लिए तैयार हैं। ये सुनते ही नानी बोली, मैं ना कहती थी कि अगर रमन मेरा राम है तो रेनू सीता है। मामी और नानी ने दोनों को गले से लगा लिया और उनकी पीठ थपथपा कर बहुत बहुत आशीष दिया। सब मुस्कुराकर बाहर निकले। मामा जी ने आवाज़ लगाकर रिद्धि को बुला लिया था। दोनों को यानी कि राहुल और रिद्धि को खड़ा करके वो बोले कि हम सब ने एक निर्णय लिया है कि तुम दोनों को विवाह बंधन में मान दिया जाए। अगर तुम दोनों को स्वीकार ना हो तो कोई बात नहीं। इतना सुनते ही दोनों सब बड़ों के चरण स्पर्श करने लगे। सब हंस रहे थे और दोनों को आशीर्वाद दे रहे थे। दूर कहीं एक ट्रांजिस्टर की आवाज़ आ रही थी और वो सुनकर दोनों एक दूसरे को देखने लगे। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। छोटा सा घर बनाएंगे प्रेम की गली में, हो प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे। कलियां ना मिले ना सही कांटों से सजाएंगे, बगिया से सुन। आज का दिन अच्छा ही था तो दोनों परिवारों ने मिलकर एक छोटी सी रस्म करी और उनका रिश्ता पक्का कर दिया। लेकिन दोनों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी क्योंकि पता था शाम को त्रिपाठी जी ने वापस जाना है। राहुल और नानी को यहीं रुकना था, दिवाली यहीं मनानी थी सबने इसलिए, और मामा मामी को भी दिवाली पे यहीं वापस आना था। लेकिन जाते हुए वो रिद्धि को देखकर बहुत परेशान हो रहा था। दोनों यही सोच रहे थे कि समय ठहर जाए, लेकिन समय कहाँ रुकने वाला। शाम हुई। चाय के बाद मामा मामी ने चलने की तैयारी करी। त्रिपाठी जी और रिद्धि भी जाकर जीप में बैठ गए। बड़े भारी मन से राहुल उनको विदा करने के लिए बाहर तक गया और धीरे धीरे विदा कर कर उनको भारी कदमों से कमरे की तरफ लौट रहा था। रमन और रेनू दोनों उसकी मनस्थिति जानते थे लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। थोड़ी देर बाद रेनू आई और बोली कि चलो नीचे सब जने खाने की तैयारी करते हैं,
मिल बैठकर वहीं पर खाएंगे। लेकिन राहुल ने मना कर दिया कि उसका दिल नहीं कर रहा नीचे आने का, और जब भूख लगेगी तो वो खा लेगा। अब सुबह तो वो अपने भाई के साथ खेतों की तरफ चला जाता और जाकर वहाँ खेतों में काम करता। राहुल का भाई रमन यानी कि एक बहुत ईमानदार किसान था। वो पूर्ण तरह से जैविक खेती ही करा करता था। तो जैविक खेती करने में उसको उपज भी कम मिलती थी और पैसे भी कम। राहुल ने वहाँ जाकर खेतों में जब काम किया तो भाई को बताया कि भाई आजकल ज़माना धीरे धीरे बदल रहा है, आप अपना प्रिंसिपल जैविक खेती करने का ना छोड़ो, लेकिन बहुत सी ऐसी फसलें हैं जो आपको बहुत फ़ायदा दे सकती हैं, और उसके लिए हमें खेतों में भी अपने बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाने पड़ेंगे। रमन पहले तो उसकी बात सुनता रहता था, कुछ ज़्यादा समझ नहीं पाता था, लेकिन धीरे धीरे उसको भी ये बात समझ आनी शुरू हो गई थी। आने वाले दिनों में रमन एक बहुत खुशहाल और अमीर किसान बनने वाला था, जो कि सब राहुल की बदौलत ही होना था। खेतों में समय लगाकर जब शाम को राहुल लौटता तो उसे समय काटना भारी पड़ जाता। शाम को वो अक्सर उदास हो जाया करता था और अकेले कमरे में बैठकर सोचता था, दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए। प्यार में जिनके सब जग छोड़ा और हुए बदनाम, उनके ही हाथों हाल हुआ ये, बैठे हैं दिल को थाम। अपने कभी थे अब है पराए, दिन ढल जाए हाय, रात न जाए। दिवाली आने में अभी कुछ दिन बाकी थे और राहुल बड़े बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था कि कब दिवाली मना के मैं मामा मामी के घर जाऊं। खैर धीरे धीरे दिवाली का दिन भी आ गया। सुबह सुबह जब वो उठा तो उसके कानों में आवाज़ पड़ी मामा जी की, तो उसे लगा कि मामा मामी आज जल्दी ही पहुंच गए हैं, तो कमरे से निकलकर सीधा नीचे गया उनके चरण स्पर्श के लिए। उनके चरण स्पर्श किए तो मामा बोले कि जाओ जरा बाहर से सामान निकाल लाओ। तो राहुल जब बाहर पहुंचा जीप की तरफ तो देखा कि वहाँ रिद्धि खड़ी थी। रिद्धि के चेहरे पे खुशी थी, पर उसकी आंखें भीगी हुई थीं, जैसे वो कह रही थी, अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने, मन में तुम ही मुस्काए, मन में तुम ही मुस्काए, अखियों के झरोखों से। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे।
और कुछ क्षण तो जैसे वहीं रुक गए। वो दोनों खड़े खड़े एक दूसरे को देखते रहे। इतने में रिद्धि ने उसका ध्यान भटकाया और कहा, हमें सामान लेके अंदर चलना है। जब वो सामान लेकर अंदर पहुँचे तो मामा जी ने हंसकर राहुल से कहा, लो भाई, तुम्हारा तो दिवाली का उपहार हम ले आए हैं, और भी कोई उपहार चाहिए तो बताओ। राहुल ने ना में सर हिलाकर उनके पैरों को फिर छू लिया। उनकी ये बातें सुनकर इतनी देर में अंदर से हंसते हंसते मिस्टर और मिसेस त्रिपाठी दोनों बाहर आ गए। राहुल उनको देखकर अचंभित था कि भाई उसे तो रिद्धि की भी उम्मीद नहीं थी। इन तीनों को देख के वो इतना अचंभित था कि ये लोग दिवाली पर कैसे आ गए। खैर, ये सब मामा जी का किया धरा था, वही उनको राजी करा कर लाए थे। अब तो क्या था, राहुल को ऐसे लगा कि जैसे चारों ओर खुशियाँ खुशियाँ छा गई हों। खाने पीने का माहौल था, हंसी मजाक चल रहा था, एक के बाद एक। रेनू अंदर से नई नई चीज़ें बनाकर ला रही थी और सब रेनू की खुले दिल से तारीफ कर रहे थे। बीच बीच में कभी ऐसा मौका पड़ता, राहुल और रिद्धि अकेले बैठ जाते और ढेरों बातें आपस में करते। क्योंकि अब दोनों परिवार एक ही हो चुके थे, तो रमन और रेनू ने त्रिपाठी जी और उनकी वाइफ को राजी किया कि वो आज रात यहीं रुक जाएं। दोनों बोले कि देखिए, पहला कोई ऐसा मौका आया है, आइए आज आप यहीं रुक जाइए, कल गोवर्धन पूजा के बाद चले जाइएगा। ये सुनकर राहुल तो बहुत ही खुश था अंदर ही अंदर, लेकिन बताए कैसे। बच्चे तो अपनी नई होने वाली चाची के साथ ही नहीं छोड़ रहे थे। दिन ऐसे ही हंसी मजाक में कट रहा था। शाम होते होते रिद्धि और बच्चों ने मिलकर पूरे इतने बड़े घर के कोना कोना दीपक से सजा दिया। रेनू भी ये देखकर बहुत खुश थी और तारीफ किए बिना रह नहीं सकी और बोली कि इतने वर्षों बाद पिताजी का घर इतनी अच्छी तरह से सज रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद दिया है। सब उसकी बात से सहमत थे। पूजा के बाद बच्चे रमन से आतिशबाजी की जिद करने लगे। रमन ने कहा, हाँ भाई हाँ, हम सब मिलकर ही पटाखे चलाएंगे, हम सब बाहर चलते हैं तुम्हारे साथ। सब बड़े से आंगन में आकर पटाखे जलाने लगे। रिद्धि रमन के साथ ही खड़ी थी और आंखों आंखों में जैसे उससे कह रही थी, दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, कोई कोई अपने पिया के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। दूर ही रहते हैं उनसे किनारे, जिनको न कोई माझी पार उतारे। दूर ही रहते हैं उनसे किनारे, जिनको न कोई माझी पार उतारे। साथ है माझी का किनारा भी करीब है। दुनिया आज तो एक अलग ही महफिल जमी हुई थी। तरह तरह के पकवान बने हुए थे, तो ये मनोरंजन भी खाने पीने का साथ साथ चल रहा था। अब जब सब जने बैठे हुए थे तो दोनों परिवार ये निश्चित करने लगे भाई इस शादी कब और कहाँ की जाए। दोनों ही परिवारों की एक सम्मति थी कि कम से कम लोग, सीमित लोग इसमें शामिल हों और शादी क्यों ना किसी ऐसी जगह करें जहाँ प्रकृति भी इन दोनों को अपना आशीर्वाद देने के लिए मौजूद हो। डिस्कशंस चल रहे थे, कई जगहों के नाम सुझाए जा रहे थे, पर कुछ निश्चित नहीं हो पा रहा था। रात काफ़ी हो गई थी। अगले दिन सुबह गोवर्धन पूजा की तैयारी भी करनी थी, तो सब सोने के लिए चले गए। और अगले दिन क्या हुआ ये जानते हैं अगली कहानी की किस्त में। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। गुड नाइट।